चलिए, नमस्कार साथियों। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और लंबे अरसे से आपका फेसबुक लाइव सेशन बंद था। इसको फिर से आज इसके साथ शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने मई और जून में कई फेसबुक लाइव सेशन किए थे, तो अब लंबे अरसे के बाद वो पारिवारिक पीड़ा और सारी जो समस्याएं थी उनसे उबरने पर अब इस तरह की मानसिक स्थिति है कि आपसे बातचीत की जा सके। इसी बीच में यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। बीच में 3-4 घटनाएं घटी, जैसे भारत में सेकुलरिज्म पर बहुत डिबेट हो रही है, राम मंदिर का मामला है। तो मैं अब इन सब इश्यूज पर फेसबुक लाइव करूंगा। तो एक तरीके से हम लोग उस श्रृंखला को फिर से शुरू कर रहे हैं जिसको पहले कुछ समय के लिए ब्रेक किया था। लेकिन आज जो सबसे पहला इश्यू मैंने चूज किया है बातचीत करने का, वो इश्यू है यूपीएससी में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए राह मुश्किल क्यों हुई है। इस पर हालांकि मुझे याद आ रहा है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी क्यों फेल होते हैं, इस पर मैंने एक पहले भी फेसबुक लाइव सेशन किया है और वो मेरे वॉल पर पड़ा होगा। वो फेसबुक लाइव सेशन कभी मई में उसके दूसरे सप्ताह या पहले सप्ताह में किया गया था। आज जो सेशन है वो पहले वाले सेशन से अलग कैसे है, इसकी पृष्ठभूमि बना देता हूं पहले मैं। देखो, अक्टूबर नवंबर की बात है। कुछ लोग मुझसे मिलना चाह रहे थे और वो कई बार मुझसे अपॉइंटमेंट मांग चुके थे, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पा रहा था। एक दिन वो लोग ऑफिस में आ ही गए सीधे, बिना अपॉइंटमेंट लिए। कक्षाएं पीक पर थीं, फिर भी वो ऑफिस में 2 घंटे तक मेरा बैठकर इंतजार करते रहे। जब मैं निकल कर आया ऑफिस में क्लास से, तो लोगों ने बताया कि वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए लड़ने वाली टीम है जो यूपीएससी में रिजल्ट बहुत घट रहा है, जो इसको लेके चिंतित है। और उनकी कुछ संघ के, बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत हुई है और कह रहे हैं कि अगर सड़क पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए तो बीजेपी और संघ परीक्षा के प्रारूप में कुछ बदलाव करेंगे, जिस बदलाव से हिंदी माध्यम के लोगों के लिए मामला आसान हो सके। तो मैंने कहा कि भाई, जब वो बदलाव करना चाहते हैं तो भीड़ क्यों जुटाना चाहते हैं? अगर उनको लग रहा है कि परीक्षा की प्रणाली ठीक नहीं, अगर आरएसएस को लग रहा है, संघ को लग रहा है कि इससे हिंदी भाषी विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है, और वो तो हिंदी भाषी लोगों की वकालत ही करते हैं, तो फिर उनको बिना इस आंदोलन के स्टूडेंट्स को सड़क पर क्यों निकालना चाहते हैं? बिना इस आंदोलन के परीक्षा की प्रणाली में बदलाव कर देना चाहिए। देखो, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, नीचे को बढ़ा देते हैं। तो लोगों ने कहा कि सर, हम लोग कई बार बहुत सारे मंत्रियों से, बहुत सारे संघ के नेताओं से मिल चुके, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं होता सिवाय इसके कि हिंदी भाषा में अनुवाद खराब है, या फिर जो हिंदी की कॉपी है उसको हिंदी वाले नहीं चेक करते, अंग्रेजी वाले चेक कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी 3-4 बातें ही उनको बताते हैं, और जब ऐसी 3-4 बातें बताते हैं तो कहते हैं ये बात तो बहुत बार हो चुकी, इसमें तो फिर अनुवाद की ठीक करने की आप मांग कीजिए, परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग क्यों कर रहे हैं? तब आप सिर्फ ये मांग कीजिए कि अनुवाद ठीक कर दीजिए यूपीएससी का, हिंदी का पेपर अलग सेट करवाइए, हिंदी मीडियम के बच्चों की कॉपी हिंदी वालों से चेक करवाइए, इसकी मांग कीजिए। इसका मतलब जो भी लोग इनसे मिलते थे, इन परीक्षार्थियों के समूह, प्रतिनिधिमंडल के समूह से,
उनका कहना होता था कि आप मांग तो कर रहे हो परीक्षा प्रणाली में बदलाव की, लेकिन आप बता रहे हो कि खामी अनुवाद में है। तो जब खामी अनुवाद में है तो अनुवाद ठीक करना होगा, परीक्षा प्रणाली क्यों बदलनी होगी? मैंने कहा बात बिल्कुल सही है उनकी। तो तुम परीक्षा प्रणाली क्यों बदलवाना चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि तुम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनसे सहानुभूति है क्या? सहानुभूति के अलावा मुझे कोई तर्क बताओ। इस पर आधे घंटे लगभग उन लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की और ईमानदारी से मैं उनके किसी भी तर्क से सहमत नहीं हो पाया। जितने तर्क उन्होंने बताए सबकी काट मैंने वहीं बैठे बैठे बता दी उनको। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं तो आप कुछ तर्क हमको सुझाइए। मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि किसी आंदोलन के लिए किसी टीचर को उसमें जुड़कर समय देना पड़ता है और उससे उसकी कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं उनका नुकसान होता है। अगर मैं रोज 7 घंटे पढ़ाता हूं तो उसके लिए 4 घंटे पढ़ता होऊंगा। अब 10-11 घंटे के बाद इतनी ऊर्जा कहां रह जाती है? तो मैं तो इसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने बहुत अनुरोध किया तो मैंने कुछ आर्गुमेंट्स बनाए। वो आर्गुमेंट्स आज आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें से कुछ आर्गुमेंट जिससे आपको समझ में आएगा कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इस परीक्षा से अचानक बाहर होने क्यों शुरू हो गए, उसकी पूरी डायनेमिक्स आपको समझाता हूं। और यह भी उसमें बताऊंगा कि आप अगर इस आंदोलन को आगे भी कभी चलाएंगे और इसको हिंदी माध्यम के नाम से चलाएंगे तो आप सफल नहीं होंगे। पहली बार मैंने ही जो ये प्रतिनिधिमंडल आया था उसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया, उस ड्राफ्ट में दिखाया कि आपका आंदोलन इस बात के लिए होना चाहिए कि यूपीएससी की वर्तमान परीक्षा प्रणाली क्षेत्रीय भाषाओं के खिलाफ है, हिंदी के खिलाफ नहीं। अकेले एक बात। दूसरी, ये विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रणाली के खिलाफ है, ये एंटी यूनिवर्सिटी सिस्टम है। तीसरी, ये संविधान की नैतिकता के समावेशन और समानता के लक्ष्यों के साथ असंगत है। और मैंने दिखाया कि यूपीएससी खुद इसको कहती है कि वो इस तरह की नैतिकता को मानती है और वो इसके विपरीत काम कर रही है। मैंने दिखाया कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दोनों के जो परखने के मॉडल हैं उनमें गंभीर असंगति है। और इन सब बातों को मैंने आंकड़ों से पुष्ट किया। ये बातें जो हुई उन्हीं को आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक भाग आज के फेसबुक लाइव का, तो एक बात तो इस पर बात करूंगा मैं कि क्या खामी है, आप भी जानिए, क्योंकि उसके बाद फिर वो आंदोलन शुरू हुआ। आज मैंने अपने फेसबुक से कुछ फोटो भी उसके शेयर किए हैं। कल मैंने जो पोस्ट डाली थी उसमें फोटोज नहीं थे, बाद में फोटोज शेयर किए। वैसे करीब 100 फोटो मेरे पास हैं जो अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जाने के, अलग अलग इलाहाबाद के छात्रावास में जाने के, रैली निकालने के, तमाम बातों के फोटोग्राफ्स हैं जो हम लोगों ने इस आंदोलन में इफर्ट करके किया। चलिए, अब मैं आपको आज की चर्चा का 2 सत्र इसका बांटता हूं और उस 2 सत्रों पर बात करना शुरू करता हूं कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। पहले सत्र में मैं आपको समझाऊंगा कि यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली में क्या वो खामियां हैं जिन खामियों के कारण अचानक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना बंद हो गया। दूसरी बात जो इस फेसबुक लाइव सेशन में करने का इरादा है वो ये है कि अगर हमने पड़ताल कर ली कि समस्या कहां है तो आगे की राह क्या है। फिर तो 2 भाग में सेशन बटा हुआ है। अगर आज पूरा नहीं हो पाया तो कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज से शुरुआत करते हैं।
पहले खंड को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दो बातों में बांट लेते हैं। अब जरा देखिए आप, यूपीएससी ने सिविल सेवा और वन सेवा दो प्रारंभिक परीक्षाएं साथ करवाना शुरू किया। ठीक है, ये बात आपको पता है। जब दो प्रारंभिक परीक्षाएं इन्होंने साथ करवाना शुरू किया, यानी उसी परीक्षा से लोग वन सेवा की मुख्य परीक्षा देंगे और उसी परीक्षा से लोग सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा देंगे। ठीक है, तो क्या किया होगा? प्रारंभिक परीक्षा में इन्होंने जुओलॉजी, बॉटनी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस के सवाल बढ़ाए होंगे या घटाए होंगे? बड़ी सामान्य सी बात है कि इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में जो 100 सवाल पूछ रहे हैं आजकल ये, उसमें साइंस के सवाल का अनुपात बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, कभी आपने देखा है क्या? मैं आपको बताता हूं। प्रारंभिक परीक्षा में 2010 में विज्ञान प्रौद्योगिकी का वेटेज 10% का था, 2013 में 18% हुआ, 2014 में 25% हुआ, 2016 में फिर 25%, 2018 में 20%। अब अगर आप मान लीजिए कि 2010 को हम बेस लाइन माने, क्यों 2010 को बेस लाइन मान रहे हैं? क्योंकि 2010 तक हिंदी माध्यम के बहुत सारे विद्यार्थी चयनित हो रहे थे। तो अब जरा आप बताइए कि 2010 में 10% सवाल आप साइंस से पूछ रहे थे और 2018 में 20%, 2016 में 25%। यूपीएससी का डेटा है। ठीक है, अब जो ये 20% एक पेपर का सवाल आपसे साइंस से पूछने लगे, बताइए वन सेवा का मुख्य परीक्षा कौन से लोग लिखेंगे? वो जो कॉमर्स पढ़ के आए हैं, फिलॉसफी पढ़ के आए हैं, हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, ह्यूमैनिटीज के ग्रेजुएट हैं, या वो जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जुओलॉजी, बॉटनी ये पढ़ के आए? आप जानते हैं कि वन सेवा में केवल साइंस ग्रेजुएट जा सकते हैं। अब जो साइंस ग्रेजुएट हैं, इनकी चूंकि 3 साल बीएससी में या फिर एमएससी में साइंस की ट्रेनिंग हुई है, तो देखिए कोई जुओलॉजी और बॉटनी पढ़ा हुआ स्टूडेंट, कोई केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ के आया हुआ स्टूडेंट जिसने बीएससी में साइंस में कहीं बायो पढ़ रखा है, जब उसको आपने 20 सवाल करने के लिए दिए और दूसरा स्टूडेंट जो फिलॉसफी और हिस्ट्री पढ़ के 3 साल आ रहा है, उसको भी आपने 20 सवाल करने के लिए दिए, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मेडिकल साइंस पढ़ के आ रहा है स्टूडेंट, उसको आपने साइंस के 20 सवाल करने के लिए दिए, और दूसरा फिर से साहित्य पढ़ के आने वाला विद्यार्थी है, उसको आपने प्रीलिम्स में 20 सवाल दिए। बताइए इनमें से किसके इन 20 सवालों में 5-6 नंबर ज्यादा पाने की संभावना होगी? किसकी संभावना ज्यादा होगी? साफ सी बात है कि ऐसे स्टूडेंट की संभावना इसमें 5, 6, 7 नंबर पाने की ज्यादा होगी जो साइंस बैकग्राउंड का होगा। बात समझ में आ रही? अब जब साइंस बैकग्राउंड का बच्चा वन सेवा के कारण, किसमें बैठ रहा है? साइंस वाला। साइंस वाला सिविल सेवा में भी बैठ रहा है और वन सेवा में बैठ रहा है। और नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला केवल सिविल सेवा में बैठ रहा है। वन सेवा को प्रारंभिक परीक्षा में साथ में शामिल करके आपने वन सेवा और सिविल सेवा दोनों का पीटी जब एक किया, तो वन सेवा और सिविल सेवा दोनों में बैठने वाले साइंस के ऐसे ग्रेजुएट्स को आपने 8-10 नंबर का क्या दे दिया? 4 सवाल भी अगर आपसे ज्यादा कर सकते हैं तो आपने उनको 8 नंबर का क्या दे दिया? तोहफा दे दिया। बात समझ में आई?
8-9 नंबर का जो ये तोहफा मिला, 4 सवाल भी आपके, 5 सवाल भी सही हुए, तो आपको 7-8 नंबर मिल गए। अब ये जो 7-8 नंबर मिले ज्यादा, ये बताओ कि पीटी में 2 स्टूडेंट जो सीरियसली तैयारी करते हैं, एक जो क्वालिफाई करता है और दूसरा जो बॉर्डर लाइन से बाहर होता है, उनके बीच कितना गैप है? 8-10 नंबर का। और 8-10 नंबर का अंतर कौन पैदा कर दे रहा है? वन सेवा के कारण पूछा जाने वाला साइंस का सवाल। परिणाम क्या हुआ? विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य, संस्कृत, इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल पढ़ने वाले तमाम ऐसे विद्यार्थी जो जूलॉजी, बॉटनी या मेडिकल साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तुलना में साइंस कम जानते हैं और सिर्फ कोचिंग के भरोसे इस पर्चे में साइंस में एम्स के विद्यार्थी का मुकाबला करने जा रहे हैं, जूलॉजी या बॉटनी में एमएससी करने वाले विद्यार्थी का मुकाबला करने जा रहे हैं, क्या होंगे? वो प्रारंभिक परीक्षा में पिछड़ जाएंगे। अब जरा सोच के देखिए, कल को अगर यूपीएससी कह दे, या सॉरी कोई संस्था कह दे कि आईआईटी और मेडिकल साइंस का एंट्रेंस एक ही करवाएंगे, बाद में दोनों का मेंस अलग अलग होगा, और उसमें वो कह दे कि हम कुछ सवाल बायोलॉजी के भी पूछेंगे, कुछ सवाल बॉटनी के भी पूछेंगे, तो बताइए उस प्रारंभिक परीक्षा को कौन ज्यादा क्रैक करेगा? डॉक्टर्स के लिए तैयारी करने वाले, मेडिसिन के लिए तैयारी करने वाले, मेडिकल के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थी ज्यादा क्रैक करेंगे या इंजीनियर ज्यादा क्रैक करेंगे? ठीक वही बात आपने यहां बनाई। इसका मतलब है कि सिविल सेवा में पहली समस्या यहां से पैदा हुई कि आपने 2 बिल्कुल डिफरेंट नेचर के एग्जाम्स को क्लब कर दिया। 2 ऐसे नेचर के एग्जाम को क्लब कर दिया जिनमें मेंस में एक ही तरह के विद्यार्थी नहीं बैठते हैं। अगर मेंस में दोनों में आर्ट्स और साइंस, ह्यूमैनिटीज और साइंस दोनों मीडियम के विद्यार्थी बैठ सकते, दोनों स्ट्रीम के विद्यार्थी बैठ सकते, तब तो कई बार यह लगता कि आपके प्रारंभिक परीक्षा एक साथ लेने का तर्क वैध है। लेकिन आप एक में मुख्य परीक्षा में केवल साइंस वाले स्टूडेंट्स को शामिल करवाएंगे और दूसरी में साइंस और आर्ट्स वाले दोनों शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब आपने क्या किया? पेपर के नेचर को साइंस के स्टूडेंट्स के हिसाब से मोल्ड कर दिया। यह आंकड़ा आपको दिखाई देगा। 2006 से 2010 तक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण से औसत प्रश्न पूछे जाते थे। 2006 से 2010 5 साल 13.2%, 13.2%, और 2011 से 2018 तक ये पूछे जाने लगे 21.4%, 21.4%। करीब करीब 8.2% इजाफा हुआ है साइंस, प्रौद्योगिकी के और एनवायरनमेंट के सवालों का। तो आपको पहली मांग इससे क्या निकली? आपको क्या पता चला कि पहली मांग आपको, अगर आप सिविल सेवा में सुधार की करना चाहते हैं तो क्या करनी चाहिए? ये हिंदी माध्यम चिल्लाना बंद कर दो। हिंदी माध्यम चिल्लाते हो तो तुमको परीक्षा की समझ ही नहीं ठीक से। पहली मांग करो कि वन सेवा और सिविल सेवा को अलग कीजिए। वन सेवा का पीटी सिविल सेवा के साथ मत लीजिए। जिस दिन ऐसा होगा और उसमें संविधान, अर्थव्यवस्था, इतिहास के सवाल बढ़ेंगे, उस दिन इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थी और जो उधर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हुए विद्यार्थी, दोनों के बीच तब बराबर का मुकाबला होगा। ध्यान रखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो मेंस में पढ़नी ही पढ़नी है। वैसे भी आपको अगर देश में ब्यूरोक्रेसी में जाना है तो आगे साइंस आपके ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन संविधान आएगा, ज्योग्राफी की समझ आएगी। इसलिए अगर यूपीएससी पहला काम क्या करे? वन सेवा और सिविल सेवा को अलग कर दे, तो जो 6, 7, 8 नंबर का नुकसान होने के कारण
2,500 स्टूडेंट बाहर हो जा रहे हैं। 7-8 नंबर के भीतर 2,500 स्टूडेंट होते हैं, और 7-8 नंबर मतलब केवल 3-4 सवाल। वो 2,500, 3,000 स्टूडेंट, 4,000 स्टूडेंट इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो पीटी क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। अब देखिए यहां हिंदी माध्यम या क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थियों का नुकसान क्यों हो रहा है, उसको भी समझ लीजिए। साइंस की पढ़ाई ज्यादातर किस में है? इंग्लिश मीडियम में है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में, मेडिकल साइंस इंग्लिश मीडियम में। और जब आप उसी साइंस का वेटेज बढ़ा रहे हैं जिसकी पढ़ाई केवल इंग्लिश मीडियम में है, तब प्रारंभिक परीक्षा में भी इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी ज्यादा क्वालिफाई कर रहा है। और जब प्रारंभिक परीक्षा में इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी ज्यादा क्वालिफाई कर रहा है, तो उससे हिंदी माध्यम में चलने वाली तमाम यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, यहां तक कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, बीएचयू, अलीगढ़, जहां हिंदी माध्यम का दबदबा है ज्यादा, वो सब भी साफ होना शुरू हो जा रही है। इसका मैं डेटा आपको आगे दिखाऊंगा, कैसे इसका मानविकी पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मानविकी के स्टूडेंट्स को आपने पहले ही बाहर कर दिया, वो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि कैसे ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। इसलिए पहली दिक्कत जो है वो आपको इस पे सवाल उठाना होगा यूपीएससी पर कि आप दो तरह की परीक्षाएं जिनमें अर्हता, एलिजिबिलिटी दो डिफरेंट किस्म की है, उनका एग्जाम एक साथ नहीं ले सकते। ये बिल्कुल ऐसा ब्लंडर है जैसे आप आईआईटी और मेडिकल साइंस के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर दूसरी बात जो है उसमें इसी से जुड़ी बात है। देखिए कैसे किसी परीक्षा में जब आप लोगों का चयन करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में किसी का चयन करते होंगे कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने देंगे, फिर आप साक्षात्कार देंगे, तो क्या सोचकर आप करते होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनका व्यक्तित्व आईएएस बनने लायक है, या फिर प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग आप चुन रहे हैं जिनको मुख्य परीक्षा से आप आगे लेके जाएंगे, इन दोनों के व्यक्तित्व में विरोधाभास हो। फिर से अपनी बात कहता हूं आपको, ठीक से दूसरी तरफ समझा दे। प्रारंभिक परीक्षा जो क्वालिफाइंग एग्जाम में है, उस क्वालिफाइंग एग्जाम में किसको एलिमिनेट करना चाहिए? उसको जिसको अगर मुख्य परीक्षा में मौका मिल भी जाता, इंटरव्यू में मौका मिल भी जाता, तो उसकी पर्सनालिटी आईएएस बनने लायक नहीं थी, इसलिए बाहर कर दिया गया। या उसको जिसको अगर प्रारंभिक परीक्षा से बाहर कर दे रहे हैं आप, लेकिन अगर उसको मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में मौका मिलता तो टॉपर बन जाता। किसको बाहर करना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा? वो जिसको मौका मिलने पर वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में भी खराब प्रदर्शन करता है, इसलिए बाहर करो, या जो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करता है उसको बाहर करो। सवाल सरल है, समझ गए आप कहेंगे जनाब किसी भी चीज का क्वालिफाइंग पेपर ऐसा होना चाहिए जो उन लोगों को बाहर करे जो अगर मौका मिल भी जाता तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि वो आईएएस बन पाते। ठीक, अब देखिए कैसे बात बन रही है इसमें। यूपीएससी उल्टा कर रही है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से उन लोगों को बाहर कर रही है जिनको अगर मौका मिल जाए मुख्य परीक्षा लिखने का तो इस परीक्षा में अंडर 100 और कई बार फर्स्ट रैंकर होंगे। दो एग्जांपल आपको देता हूं। एक एग्जांपल है टीना डाबी का और दूसरा है ईरा सिंघल का। दोनों नाम आप जानते होंगे, दोनों नाम आपने सुने होंगे। दोनों कौन है? दोनों फर्स्ट रैंकर हैं यूपीएससी। इसका मतलब ये मुख्य परीक्षा देने पाए तो इन्होंने दिखाया कि ये सबसे बेहतरीन आईएएस बनेंगे आपके परीक्षा के मॉडल के हिसाब से। लेकिन जनाब जरा इनके प्रारंभिक परीक्षा में मार्क्स देखिए,
और उस साल का कट ऑफ देखिए, क्या पाएंगे आप? टीना डाबी का अंक है 96.66। प्रारंभ परीक्षा का अंक, ये अंक है, ठीक है। और उस साल कट ऑफ कितनी गई? 107.34, 107.34। जरा कल्पना कीजिए कि टीना डाबी अगर जनरल स्टूडेंट रही होती, जनरल कैटेगरी की, तो उसको 107 नंबर चाहिए होते क्वालिफाई करने के लिए प्रारंभ परीक्षा, और उसको 96.66% अंक आते, या 96.66 अंक आए हैं। कहां होती हो? परीक्षा से बाहर। उसी टीना डाबी को जब आपने, भला हो कि उसके पास रिजर्वेशन था, वो अंदर चली गई, क्या किया उसने? सारे सवर्ण, सारे दलित, सारे कैंडिडेट्स के बीच में कौन से रैंक लेके आई? फर्स्ट। इसका मतलब 107 नंबर कट ऑफ आपने रखा, उस कट ऑफ में तो टीना डाबी भी बाहर हो रही थी, जबकि वही टीना डाबी जो 96 नंबर पाकर अंदर हो गई, आगे चल के क्या करती है? रैंक 1 ले आती है। इसका मतलब मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में जिस विद्यार्थी को आप सबसे बेहतरीन मान रहे हैं, जो फर्स्ट रैंकर है, वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट रैंकर नहीं है। वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में फर्स्ट तो छोड़िए, 5000वां रैंकर भी नहीं। आप कहेंगे एक उदाहरण से बात नहीं बनती। दूसरा उदाहरण सुनिए, ईरा सिंघल का। ईरा सिंघल फिर से एक कैटेगरी में आती थी। कितने अंक थे इनके प्रीलिम्स में? 76.66, 76 अंक। उस साल का कट ऑफ शायद कुछ 105 के आसपास था, कुछ ऐसे। अब जरा बताइए, ईरा सिंघल क्या बनी? ईरा सिंघल फिर से टॉपर बनी। लेकिन मान लीजिए ईरा सिंघल के पास अपनी पीएच की कैटेगरी ना रही होती, तो आप ईरा सिंघल जैसा व्यक्तित्व रखने वाले कैंडिडेट को क्या कर देते? आईएएस से बाहर कर देते। इसका मतलब हमने दो एग्जाम्पल आपको वो दिखाए जिनकी फर्स्ट रैंक है, और वो दोनों जो यूपीएससी का कट ऑफ है, अगर उनको किसी कैटेगरी का फायदा ना मिला होता तो यूपीएससी का कट ऑफ पार ही नहीं कर पा रहे थे वो। इसका मतलब है यूपीएससी के एग्जाम में, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में जो आप परखते हैं किसी कैंडिडेट में, वही रखने वाले कैंडिडेट को आप प्रीलिम्स से क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। अच्छा, इसकी सबसे ज्यादा मार्क किस पर पड़ेगी? कई बार कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जनरल कैटेगरी का कोई बताइए आदमी आईएएस बना कि नहीं बना। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी फिर भी रैंक खराब भी आ रही, तो रिजर्वेशन से आईएएस तो बन जा रहे हैं। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में होंगे और आईएफएस का पेपर सिविल सर्विसेज के साथ मिला दिया गया और आपके 7-8 नंबर कम हो गए, तो आप पीटी से बाहर हो गए। लेकिन चूंकि आप ओबीसी में होंगे अगर, तो मेरिट 7-8 नंबर कम जा रही, नीचे जा रही है, तो आप पर उतना प्रभाव, मीणा अगर आप हैं, खास तौर पर एसटी है अगर आप, आपकी मेरिट कम जा रही है एसटी कैटेगरी की, इसलिए आप पीटी में अंदर आ पा रहे हैं। और पीटी में अंदर आ पा रहे हैं तो बाद में जब हिंदी माध्यम का रिजल्ट आपको दिखता है तो उसमें कुछ मीणा दिखाई देते हैं। वो मीणा इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उन पर साइंस के जो अंक हैं आईएफएस वाले, उनका प्रभाव सबसे कम पड़ रहा है। उनको वो 7-8 नंबर का दबाव नहीं झेलना पड़ रहा है, जो 7-8 नंबर का दबाव सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी पर, उसके बाद ओबीसी पर, फिर एससी पर और फिर एसटी पर पड़ रहा है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से ओबीसी पर भी पड़ रहा है, तो मतलब जनरल, उसके बाद सबसे ज्यादा ओबीसी, फिर एससी और एसटी, इन पर पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यूपीएससी का पूरा मॉडल क्या कर रहा है? अगर आप मानविकी का विषय पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको साइंस के स्टूडेंट से कंपीट करवा रहा है पहले प्रारंभिक परीक्षा में, और साइंस के स्टूडेंट से कंपीट करवा के आपको क्या कर दे रहा है? बाहर कर दे रहा है। और बाहर करने के बाद कह रहा है कि आप अयोग्य थे। ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे 2011, 12, 13 तक जब सीसैट था और क्वालिफाइंग नहीं था,
तब आईआईएम और आईआईटी के स्टूडेंट केवल सीसैट की बदौलत क्वालिफाई कर जाते थे, क्योंकि वो जिस रफ्तार से मैथ्स लगाएंगे, जिस रफ्तार से कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, आप उस रफ्तार से मैथ्स नहीं लगा सकते। तो क्या हुआ, सीसैट जब तक क्वालिफाइंग नहीं था तब तक सीसैट में आपसे कहा जाता था कि 2 घंटे में तुम आईआईटी वाले के रफ्तार से मैथ्स लगाओ, आईआईएम वाले के रफ्तार से मैथ्स लगाओ। आप मैथ आपको आता था, लेकिन आपकी ट्रेनिंग मैथ्स में स्पीड की थोड़े, आपकी स्पीड की ट्रेनिंग नहीं। आप कोई बैंकिंग की तैयारी करने वाले, आईआईएम की तैयारी करने वाले छात्र नहीं है कि आप काम समय, चाल समय का और बाकी समय सवाल प्रोबेबिलिटी का 2 सेकंड में कर देंगे। अरे आप फिलॉसफी पढ़ के, साहित्य पढ़ के, इतिहास पढ़ के आए आदमी हैं। आप सवाल लगा लेते हैं लेकिन आपकी स्पीड वो नहीं है। तो क्या हो रहा, जब तक सीसैट था तब तक स्पीड के कारण आपको बाहर किया जा रहा था। जब सीसैट क्वालिफाइंग हो गया, लोगों को लगा कि हमारी संख्या बढ़ जाएगी, तब दूसरी जो बैरियर है वो है अभी आईएफएस साइंस। इसको बिना हटाए हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। तो 2 तर्क मैंने बनाए। पहला तर्क बनाया कि प्रारंभिक परीक्षा में जनरल कैटेगरी और ओबीसी के मानविकी पढ़ने वाले विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी सिस्टम से मानविकी की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, 21% सवाल साइंस से आने के कारण प्रारंभिक परीक्षा में वो एवरेज 4-5 नंबर पीटी में दूसरे से कम कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप पीटी में मानविकी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अपने साइंस के काउंटर पार्ट की तुलना में बाहर हो रहे हैं। पहला तर्क मैंने ये बनाया। दूसरा तर्क बनाया कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के परीक्षा प्रणाली में संगतता नहीं। वो मेंस में जिसको टॉपर बना रहे हैं उसी को प्रीलिम्स में बाहर कर रहे थे, जबकि एक परीक्षा से उम्मीद यह की जाती है कि उसकी परीक्षा प्रणाली में संगतता हो, कंसिस्टेंसी हो। ऐसा नहीं हो कि 76 नंबर पाने वाली एक इरा सिंघल आपकी मुख्य परीक्षा की टॉपर बन सकती है, लेकिन उसको प्रीलिम से उतना अंक आया जिससे एससी कैटेगरी में भी वो क्वालिफाई ना करती। तब हम कहेंगे कि इसका मतलब है कि परीक्षा में फ्लॉ है, इसको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। अब आइए जरा मुख्य परीक्षा पर। मैं आज जो तर्क आपको बता रहा हूं वो सारे तर्क वो नहीं है जो मैंने निकाले हैं जिनके लिए 5 घंटे का समय चाहिए आपको बताने के लिए। आज मैं सिर्फ वो तर्क बता रहा हूं जो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे और जो किसी फेसबुक लाइव सेशन में जल्दी कम्युनिकेट किया जा सकते हैं। अगर आप इस पर कोरोना का काल खत्म हो जाए और कभी सुनने के लिए समय दीजिए तो मैं चाहूंगा कि इस पर मैं 4-5 घंटे आपको बोलूं और एक एक बात आपको, लबासना की रिपोर्ट की वहां के, हाँ लबासना की रिपोर्ट है, इसको भी आप देखिएगा, आगे मैं इसका जिक्र करूंगा। लबासना की रिपोर्ट है कि 2013 से जो गए हुए वहां कैंडिडेट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग करवा रहा है वो, उनकी गुणवत्ता गिरी, उनकी गुणवत्ता गिरी। तो कैसे यूपीएससी और जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसके बीच कोई सिंक नहीं। आपने नई प्रणाली लागू की तो आपने पूछा क्या भाई, नेशनल पुलिस एकेडमी से, सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी से या लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक संस्थान से कि जो भैया जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, हम लोग जिनको भेज रहे हैं ज्यादा बेहतर आईएएस मान के, बताओ कि वाकई बेहतर है कि नहीं है? क्योंकि आप केवल परीक्षा लेने वाले संस्थान है और परीक्षा लेके जिसके पास भेजते हैं आप, वहां से आपको एक ऑडिट करवाना चाहिए और फिर उस ऑडिट के बेसिस पर देखना चाहिए कि आपने सही आदमी को चुना कि नहीं चुना। चूंकि ये सिस्टम नहीं बनाया यूपीएससी ने, इसलिए गलत परीक्षा प्रणाली को 6-7 साल से लागू किए बैठा है। अब मुख्य परीक्षा पर जरा आइए। अब आपको अगर डेटा मेरे पास बहुत है लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें समय बहुत लगेगा, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज का डेटा है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज के इस डेटा से आप समझ पाएंगे कि अचानक जिन यूनिवर्सिटीज को हम लोग सबसे बेहतर मानते हैं उनसे जरा देखिए मुख्य परीक्षा में शामिल होने वालों का नंबर कैसे गिरा है।
चलिए मैं मान लेता हूं कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी खराब होगी, क्या आप ये भी कहेंगे क्या कि जेएनयू डीयू में पढ़ने वाले लोग सब जो आईआईटी या जो इंजीनियरिंग करने वाले छात्र सबसे खराब हो गए, अचानक उनकी समाज की समझ खत्म हो गई? जरा देखिए 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 874 लोग मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। तो यह मामला जो आप हिंदी अंग्रेजी का कहते हैं नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं होती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम में। 874 लोग शामिल हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2010 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट होते रहे थे यूपीएससी में हमेशा से। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी जब 2013 में आपने नई परीक्षा प्रणाली का मॉडल बनाया, आईएफएस को जोड़ दिया, इससे मुख्य परीक्षा में शामिल होने वालों की संख्या रहेगी 211। 874 से 211। इसका मतलब है कि ये एंटी हिंदी मीडियम नहीं है इनका मॉडल। इनका मॉडल एंटी यूनिवर्सिटी सिस्टम है। इनका मॉडल एंटी मानविकी की पढ़ाई करने वालों के लिए है। तो अगर आप इसको केवल एंटी हिंदी मानेंगे तो गलत है। ये एंटी पॉलिटिकल साइंस है, भले वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का ही क्यों ना हो। आगे आपको दिखाऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस विषय लेके जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो इंजीनियर्स हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं है ज्यादा, एक आध दो अपवाद छोड़कर। वो इतिहास के बच्चे नहीं, उल्टा हो रहा है। जो इतिहास दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, और जो इंजीनियरिंग करके इतिहास ले रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। उसकी क्या कहानी उसको आगे खोलूंगा, लेकिन जरा जेएनयू को भी देख लीजिए तब आगे बढ़िए। 2010 में भारत की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कहे जाने वाले जेएनयू से 308 लोग मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। 308। और 2013 में 48 लोग शामिल हुए। इसका मतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा में ही आप जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी को घुसने नहीं दे रहे हैं। और जब प्रारंभिक परीक्षा में आप नहीं घुसने दे रहे हैं तो उसके बाद आपने इंजीनियर्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए क्या कर दिया? मैदान खाली कर दिया। जो टीना डाबी या इरा सिंघल जैसे या टीना डाबी जैसे लोग घुस गए, कुछ बेहतर लोग, वो फिर वहां जाके दिखाते हैं कि देखिए हम इंजीनियर से ज्यादा बेहतर है, हम एलएसआर से पढ़े हुए हैं। लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ी हुई टीना डाबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बढ़िया शानदार निबंध लिखती, बढ़िया जीएस का पेपर करती है, सिलेक्ट होती। तो ये बात आपको समझनी होगी कि ये भेदभाव हिंदी माध्यम के साथ नहीं है, ये मानविकी के विषयों के साथ है। आपका यूनिवर्सिटी सिस्टम रिडंडेंट हो रहा है, और ये डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसको बहुत गहराई के साथ जांच कर एक एक आधार वाक्य को स्थापित करने के लिए आपको डेटा से बैकिंग करनी पड़ेगी। तब आप जब ये बात एक एक स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे, बिहार के, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के सारे विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। जैसा मैंने पोस्ट में लिखा था कि सारे छात्र संगठनों से, यूनियन जो स्टूडेंट्स की होती उनसे टाई अप करना पड़ेगा कि राजस्थान की जो यूनियन हो, स्टूडेंट यूनियन, वो बात उठाए, चाहे वो एनएसयूआई की हो, चाहे एबीवीपी की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे आयशा की हो, किसी की हो। कोई बात उठाए कि भाई मानविकी को क्यों गायब कर रहे हो, कैसे जेएनयू गायब हो गया और मुख्य परीक्षा में गायब हो रहा है। मतलब प्रारंभिक परीक्षा में अपने पास ही नहीं होने दिया उनको। ठीक है, अब दूसरी बात पर आई जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, मुख्य परीक्षा का तर्क सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी का नोटिफिकेशन क्या कहता है? आपने अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यूपीएससी का नोटिफिकेशन कहता है कि कैसे स्टूडेंट चाहिए उनको, जरा देखिए। ये कहते हैं कि हमको मुख्य परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ, परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार सार्थक, संगत तथा सारगर्भित उत्तर दें। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि मुख्य परीक्षा में हम आपके
कॉन्ट्रेरी व्यूज, अलग अलग किस्म के व्यूज बनाने की क्षमता, एक ही चीज पर दो तरह के व्यूज, उनकी क्षमता, उनसे प्राप्त होने वाले लक्ष्य, उद्देश्य और आपकी विश्लेषण की उन चीजों की क्षमता, इसको मुख्य परीक्षा में परखेंगे। अब जरा बताइए कि किसी बात पर आप जब किसी की गहराई से परख करना चाहते हैं तो उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखवाना चाहिए? अगर महिला मुद्दे पर, जाति पर, अंबेडकर पर, गांधी पर आप सवाल पूछते हैं और आप विश्लेषण परखना चाहते हैं तो सवाल कितने शब्दों में होना चाहिए? 10 लाइन, 15 लाइन में? या फिर किसी की विश्लेषण क्षमता से परखने के लिए आपको करीब करीब उसको 250, 300, 400 शब्द देने होंगे, 40-45 लाइन लिखवानी होगी? क्या ज्यादा सही है? यही सही है ना कि विश्लेषण क्षमता का पता हमको तब चलेगा जब किसी विद्यार्थी को कम से कम 25-30 लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या किया आपने? मेंस में कहा जांचेंगे हम विश्लेषण की क्षमता, और सवाल जीएस में कितने बनाए? एक पेपर में सवाल बनाए 19-20। 19-20 सवाल पढ़ने में, एक सवाल पढ़ने में अगर 1 मिनट लग जाए समझने में उसको पढ़ के, हिंदी वाले को तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ना पड़ेगा, तो 7-8 मिनट उसका ज्यादा जा रहा है। उसकी चर्चा आगे करूंगा, लेकिन अगर 20 मिनट इसमें निकल गया, 160 मिनट आपके पास बचा। और उसमें मैं अक्सर कहता हूं कि एक सवाल खत्म होने के बाद दूसरे सवाल तक जाने में 10-15 सेकंड का समय लगता है। 19 सवाल में आप एक से दूसरे तक जाएंगे, 190 सेकंड वहां लग गया, 3-4 मिनट वहां निकल गया, 1-2 मिनट न्यूज़लेटर ने ले लिया, 25-26 मिनट आप लिखने में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 155 मिनट आप इस्तेमाल करेंगे लिखने में। 19 सवाल से भाग दे दीजिए, 7-7.5 मिनट आपको एक सवाल लिखने के लिए मिल रहा है। बताइए 7-7.5 मिनट में आप क्या करेंगे? कैसा आंसर लिखेंगे? पॉइंट में, बुलेट में। अब बताइए जो विद्यार्थी 7.5 मिनट में बुलेट में किसी चीज के लिए कह दे रहा है 4 लाइन में कि स्कीम ये है, 3 उसके लाभ, 2 हानियां, एक गोला बना दिया, चित्र बना दिया, वो विश्लेषण का माहिर है कि प्रेजेंटेशन का माहिर है? वो प्रेजेंटेशन का माहिर, विश्लेषण का नहीं। कभी किसी यूनिवर्सिटी में आपने सुना है, मैंने सारी यूनिवर्सिटीज का एनालिसिस किया है सबका, जब ये आंदोलन शुरू हुआ और जो लोग मेरे पास आए तो मैंने कहा कि आप अगर मुझे कह रहे हैं तो मैं समझ लूंगा, हार्वर्ड, बर्कले, प्रिंसटन, कोई यूनिवर्सिटी छोड़ी नहीं जो दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी हो। क्या पाएंगे आप? किसी भी यूनिवर्सिटी में जो सवाल पूछा जाता है और जिसमें वो कहते हैं कि हम आपकी विश्लेषण और बौद्धिक क्षमता टेस्ट करेंगे, जो यूपीएससी कह रहे हैं कि हम टेस्ट करेंगे, वो विद्यार्थी को एक सवाल करने के लिए कम से कम 25 मिनट देते हैं। 20 से 25 मिनट एक सवाल करने के लिए। और यूपीएससी टेस्ट कर रही है आपका एनालिसिस और आपको टाइम दे रही है 7 मिनट का। तो 7 मिनट में क्या हुआ? गाइड से टेलर मेड आंसर निकाल लिया। मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, उनके 100 पेज के नोट्स होते हैं। पहले वो कोचिंग कर लेते हैं, फिर 100 पेज का नोट्स बना लेते हैं। उसमें टर्म लिखे होते हैं, कैची, फ्लैशी, सब चीज के लिए 2-2 लाइन, 2-2 उदाहरण। एग्जाम में वही उतार आते हैं। गोला बनाना जानते हैं, फ्लो चार्ट बनाना जानते हैं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग में यही करके आए, वहां पीपीटी बनाने की उनकी आदत है। तो इंजीनियरिंग का आदमी जिसको विश्लेषण नहीं करना पड़ता, प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, जो गणित के सूत्र को केवल 10 लाइन में ड्राइव करके दिखा देता है, उसी मॉडल में आपने 7-7 मिनट में सवाल पूछना शुरू कर दिया। जरा बताइए, किसी यूनिवर्सिटी में आप इलाहाबाद से गए होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से गए होंगे, आपकी बीएमए की परीक्षा में, मास्टर्स ऑफ ग्रेजुएशन की परीक्षा में 19 सवाल पूछा जाता है क्या आपसे 3 घंटे में? इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी सिस्टम को साफ करने का तरीका है। सोशियोलॉजी में यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में सवाल पूछा जाता है आपसे 8, 9, 10, 11 मैक्सिमम। तो 10-11 सवाल अगर आप पूछते या मैक्सिमम 13-14 सवाल पूछते आप, तो कम से कम 200 शब्द तो बताता विद्यार्थी। और 200-250 शब्द जब बताता तो उसकी कुछ ओरिजिनलिटी, मौलिकता निकलती। अगर आप उससे 120-30 शब्द में सवाल पूछ रहे हैं तो मौलिकता नहीं, पॉइंट्स निकल रहे हैं। और पॉइंट्स में हमेशा साइंस के स्टूडेंट्स को महारत होगी।
देखा आपने कभी यूनिवर्सिटी सिस्टम में कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं आंसर? भूमिका लिखते हैं, फिर उसका बॉडी बनाते हैं, फिर उसका कंक्लूजन लिखते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब हम कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक प्रभाव बताओ, फला बताओ, तो विस्तार से बताना पड़ता है भाई। यही दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटीज का ट्रेंड है। यूपीएससी कहता वही है जो यूनिवर्सिटी कहती है, लेकिन यूपीएससी सवाल उससे बिल्कुल उलट पूछ रहा है। इसका मतलब इस खामी को दिखाना होगा कि आप अगर ये कह रहे हैं कि आप विश्लेषण परखेंगे तो हमको ये बता दीजिए कि 7 मिनट में विश्लेषण कैसे परखा जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक सवाल आया एथिक्स में कि महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे कानून बना दिए, लेकिन फिर भी उनका यौन शोषण नहीं रुक रहा है, उनके खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस, यौन हिंसा नहीं रुक रही है। अब इसका 2 उत्तर मैं बताऊंगा, देखिएगा, समझिएगा किसमें एनालिसिस टेस्ट होगी और देखिएगा कि उसको लिखने में कितना शब्द लगेगा, और फिर समझकर बताइएगा कि यूपीएससी क्या कर रहा है, ये समाज के लिए भला कर रहा है, बुरा कर रहा है। देखिए, मैं कहूंगा, अगर मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं तो मैं कहूंगा, देखो, किसी चीज को समझने के 2 नजरिए होते हैं, एक इंसान के तौर पर, एक वस्तु के तौर पर। ठीक है? जब हम किसी को इंसान के तौर पर समझते हैं तो हम उसकी क्षमता पर जोर देते हैं, और जब हम किसी को वस्तु के तौर पर समझते हैं तो उसके उपयोग पर जोर देते हैं। जब वस्तु के तौर पर समझेंगे, उपयोग पर, टीवी हम देखते हैं, एंड्रॉयड टीवी है, क्या क्या इसका फंक्शन है, दिखती कैसी है, लुक्स कैसा है, बढ़िया स्लीक दिख रही कि नहीं दिख रही है, लुक्स देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, कितने फंक्शन इसमें, यूट्यूब से जुड़ जाएगी नहीं, मिरर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही करते हैं। इंसान में हम उसकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी देखते हैं। अब बताइए, एक चीज है पितृसत्ता, पैट्रियार्की, आपने सुना होगा, अभी पढ़ाऊंगा नहीं उसको, बता रहा हूं सिर्फ आपको। पैट्रियार्की में स्त्रियों के प्रमुख मूल्य क्या है? एक, सुंदर हो। सुंदर कौन सी? जो दिखने वाली सुंदर है, शारीरिक सौंदर्य की बात कर रहा हूं। दूसरा, घरेलू कार्य में निपुण हो, बच्चा पैदा कर दे, घर संभाल ले। इसलिए जब आपने कभी क्लासिफाइड पढ़ा होगा, क्लासिफाइड विज्ञापन, जो लोग लिखते हैं वधू चाहिए, वधू, ब्राइड चाहिए जिनको, क्या लिखते हैं? सुंदर, घरेलू, सुशील, गोरी। सुंदर में कहीं गलती ना हो जाए, लिखते हैं गोरी लड़की चाहिए। सुंदर, घरेलू, गोरी, सुशील लड़की चाहिए। इसलिए जानते हो, जब लड़का वाला यूपी और बिहार में लड़की देखने जाता है तो लड़की 3 दिन पहले पार्लर से तैयार होकर आई होती है, सारा बाल वाल रिमूव करवा के, वैक्सिंग करवा के। हमारे शरीर पर बाल नेचुरल है, लेकिन उस लड़की को शर्मिंदा किया जाता है अपने बालों के लिए, शरीर के बालों के लिए, दिखना नहीं चाहिए, वैक्सिंग करा के आती है। फिर क्या होता है? सस्ती समरती है। और जब लड़का और उसके परिवार वाले 5 लोग बैठे, लड़के की बहन बैठी है, लड़के का जीजा बैठा है, उसकी मां बैठी है, सब निगाह पारखी लगाए हुए हैं, ये हाइट वेट तक नाप लेना है। लड़की हिलती कांपती एक ट्रे लेके उतरी, उसमें समोसा, गुलाब जामुन, चाय रखा है। जैसे ट्रे रखा, वैसे उसकी मां कहती सब इसी ने बनाया है। क्या कर रही है? बता रही कि इसमें कौन कौन सी क्षमता है, कौन कौन सा काम कर लेगी, फंक्शन क्या क्या करेगी। मतलब देख लो, सब लोग घूर रहे हैं। जब वो लड़की आती, कभी आपने देखा हो, एक लड़की आती साड़ी वाड़ी पहन के, सुंदर बन के, तो उसको 5 लोग घूर रहे हैं। क्या देख रहे हो? उसकी शरीर देख रहे हैं, उसकी बॉडी देख रहे हैं। और वहां जहां सब सभ्य लोग बैठे, बड़े बुजुर्ग सब बैठे, देख रहे सुंदर है कि नहीं। फिर लड़की की मां कहेगी कि समोसा, गुलाब जामुन सब इसी ने बनाया है, ये सब घरेलू है, कुछ कसर न रह जाए। इसका मतलब लड़के, जो तीसरा लक्षण था सुशील है, लड़के की मां कहेगी गऊ है, गऊ। इसकी आवाज तो कोई सुना ही नहीं भैया आज तक। इसका ले जाओ, मारना पीटना, कुछ नहीं बोलेगी, चू नहीं करेगी।
और एक एक लक्षण जितना बताती जा रही वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे कभी टीवी खरीदने गए हो, फ्रिज खरीदने शोरूम में, एक सेल्समैन होता है, आपको दिखाता है सर ये देखिए टीवी है, इसमें फला QHD डिस्प्ले है, इसमें इतना प्रोसेसर लगा है ये वाला, इसमें फला फला चीज है, इसका कलर देखिए, करते हो ना। ये सामान खरीदने जाते हो तो सामान का लुक, उसका फंक्शन देखते हो, वैसे लड़की का फंक्शन दिखाया जाता है। उससे पहले भी 3 फोटो जा चुकी थी, वो तो असली डेमो लेने आया है। अब बताइए, जिस समाज में आप विवाह सुंदर और गोरी देख के करते हैं लड़की का, जहां फेयरनेस की क्रीम बिकती है, वहां लड़कियों की जहां मूल पहचान उनके शरीर के साथ है, वहां पर उस शरीर के उपभोग की भावना पुरुषों में क्यों नहीं होगी? और अगर पुरुषों में शरीर के उपभोग की भावना होगी तो वहां यौन हिंसा क्यों नहीं होगी? इसका मतलब यौन हिंसा पुरुषों के मनोविज्ञान से जुड़ा मसला है। जहां जब हम लड़की देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके लुक्स देखते हैं। हमको डिजाइन इसी तरीके से किया गया, हमारे सॉफ्टवेयर ऐसे भरे गए, हम ऐसे ही देखते हैं। हम बचपन में लड़की देख के सीटी बजाते, बचपन मतलब जब थोड़े बड़े हो गए 12-14 साल के, सीटी बजा रहे तब से, और खराब नहीं लगा। अब ऐसे समाज में आप सोचें कि कानून बना के यौन हिंसा रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। यहां तो वो गर्लफ्रेंड जो हमको इतनी सुंदर लगती थी, जिससे हमने शादी की थी, वैलेंटाइन डे, टेडी डे सब मनाया था जिसके साथ, शादी के 4-5 साल बाद जब उसका शरीर बच्चे को जन्म देने के बाद वैसा आकर्षक और सुंदर नहीं रह जाता, तो हमारा रिश्ता उससे उतना मधुर नहीं रह जाता। क्या करते हैं? शादी के 4-5 साल बाद पाओगे घरेलू हिंसा शुरू हो जाती है, क्योंकि जो देख के आपने शादी की थी अब शरीर वैसा आकर्षक नहीं रहा। ये चीज है वस्तु के बारे में। ऐसे जैसे टीवी 5 साल 8 साल पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, वो आकर्षक नहीं रह जाती, अब हमको नया ब्रांड चाहिए। अगर आप मनुष्य समझते होते स्त्री को, तो अपने माता पिता को पुराना होने पर तो नहीं बदलते हो, दोस्ती पुरानी होने पर तो नहीं बदलते हो, उसका मूल्य बढ़ता है। तो स्त्री पुरानी होने पर उसका मूल्य घट रहा है। जिसका मूल्य पुराना पड़ने पर घटे समझ लो वस्तु है, जिसका मूल्य पुराना पड़ने पर बढ़े समझ लो मनुष्य है। दोस्ती पुरानी पड़ने पर बढ़े, उसका मूल्य बढ़े, समझ लो मनुष्यों का संबंध। और स्त्री पुरानी होने पर उसका महत्व घटे, समझ लो वस्तु है। अब ये एनालिसिस है, इसे क्या समझाएंगे आप कि कैसे पैट्रियार्की ने स्त्रियों का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया है, वस्तुकरण किया है, और उस वस्तुकरण से स्त्रियों के प्रति यौन सोच या समझ बनी है, और उसके कारण स्त्रियों के प्रति यौन अपराध हो रहा है। तो जब तक हम समाज में ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं तोड़ेंगे, जैसे डायग्नोसिस करता है ना डॉक्टर, रोग का पता लगाता है, अल्ट्रासाउंड करवाता है, ब्लड टेस्ट करवाता है, उसका बीमारी का पता लगाता है, फिर उसका इलाज करता है, ठीक वैसे आपने पहचान लिया कि स्त्री की ऑब्जेक्टिफिकेशन के कारण सारी समस्या है, तो आपको ऑब्जेक्टिफिकेशन तोड़ना पड़ेगा। लेकिन बताइए, जो मैंने बताया इसको बताने मुझे क्या लगा, 7-8 मिनट लगा, जबकि मैं अभी सिर्फ एक बात बता रहा हूं। इसको लिखूंगा तो कितने मिनट चाहिए? 15 मिनट चाहिए ना भाई। तब क्या पता चलेगा? तब पता चलेगा कि मेरी स्त्री के बारे में सोच क्या है, मैं समझता क्या हूं। अब तब आप जब मुझे चुन के भेजेंगे, मेरी विश्लेषण की क्षमता आपने परखी, मुझे 25 लाइन लिखने का मौका दिया, तो मैं स्त्रियों के बारे में आपको अपने आर्गुमेंट से परिचित करा पाया। दूसरा तरीका क्या होगा? एक लड़के ने कुछ नहीं जानता, नोट्स बना के लिखा हुआ है कि पैट्रियार्की इसके लिए जिम्मेवार है, 1 पॉइंट, कानूनों को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता, 2 पॉइंट। क्या किया उसने? 5 पॉइंट रटे हैं। अब 5 पॉइंट वैसे के वैसे लिख दिए। अब बताओ जरा, अगर तुमने यही सवाल 6 मिनट 7 मिनट में पूछा है और मैंने पॉइंट्स ऑफ फ्लोचार्ट में आंसर दे दिया, तो तुमने मुझे विश्लेषण करने का मौका दिया क्या? मुझे समझाने का मौका दिया क्या कि पैट्रियार्की काम कैसे करती है? मुझे समझाने का मौका दिया क्या कि ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या होता है? और जब मुझे तुमने कुछ समझाने का मौका नहीं दिया, तो तुमने क्या किया? ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया जो कोचिंग के नोट्स और गाइड को पढ़ के प्रेजेंटेशन के माहिर। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट प्रेजेंटेशन के माहिर होते हैं,
उनको सब कुछ प्रेजेंट करके दिखाना होता है। वो जब इंजीनियर बनेंगे ना, तो अगर सिविल इंजीनियर होगा तो उसको नक्शा बना के प्रेजेंट करना पड़ेगा, कोई और इंजीनियर होगा उसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उसमें ढेर सारे प्रेजेंटेशन होंगे। और ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट, साहित्य का स्टूडेंट, ये एनालिसिस में जाता है, समाज कैसे काम कर रहा है, संस्कृति ने उसमें क्या तड़का लगाया है, वर्ण व्यवस्था को धर्म कैसे मजबूत कर रहा है, सब चीजों को समझाता है। तो यूपीएससी बेसिकली क्या कर रही है? यूपीएससी बेसिकली 19 सवाल पूछकर हिंदी माध्यम के मानविकी के विद्यार्थियों को बाहर कर रही है। जिन विद्यार्थियों की 6 सवाल विस्तार से लिखने की ट्रेनिंग है उनको आप बाहर कर रहे हैं, और जिनकी पॉइंट्स में लिखने की ट्रेनिंग है उनको आप अंदर ले रहे हैं। क्या कहना होगा? अच्छा, हिंदी माध्यम में और इससे दुर्दिन है, इसके आगे भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को वही सवाल हिंदी में पढ़ना पड़ रहा और वही सवाल अंग्रेजी में पढ़ना पड़ रहा। तो हिंदी में अकेले पढ़ने में सवाल 20 सवाल पढ़ने में 19 सवाल पढ़ने में 15 मिनट लगते हैं, अंग्रेजी में पढ़ूंगा तो 28 मिनट लग रहे हैं। 12 मिनट मेरा आपने और खींच लिया। अंग्रेजी वाला केवल एक भाषा में पढ़ रहा है, तो अंग्रेजी वाले को सवाल पढ़ के लिखने के लिए समय ज्यादा मिला। हिंदी वाले और मानविकी के विद्यार्थी को 2 कारणों से दिक्कत हुई। एक, उसकी शैली वो नहीं है पॉइंट्स वाली, और दूसरा, उसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए उसको तकलीफ हो रही है, उसको समय कम मिल रहा है। क्या होता जाएगा? एक एक पेपर में अगर इस तरीके से एक एक सवाल का घाटा होता जाए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, तो 40-50 नंबर का घाटा उसको टोटल 4 पेपर में हो जाएगा। कहां चला गया? 20 नंबर का घाटा आगे इंटरव्यू में होगा, 40-50 नंबर का मेंस में हो जाएगा, या तो बाहर हो जाएगा या लिस्ट में 800वीं 700वीं 600वीं रैंक पर आएगा। इसका मतलब दूसरा सजेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि वन सेवा और सिविल सेवा को अलग कीजिए, वैसा दूसरा क्या है, इस सारी एनालिसिस से आप देख पाएंगे कि सिविल सेवा में ज्यादा से ज्यादा 12-13 सवाल पूछे जाने चाहिए मुख्य परीक्षा के जीएस के पेपर में, जिनमें कम से कम 200 से 250 शब्द लिखने के लिए कहा जाए। और 200-250 शब्दों में लिखने की बात जब हो, 250 से कम शब्दों में, तब उसमें प्रेजेंटेशन एक कंपोनेंट हो, प्रस्तुतिकरण केवल एक उसका आयाम हो, प्रस्तुतिकरण ही एकमात्र आयाम ना हो। आप कलाकारी कर लेते हैं, आप चित्र अच्छा बना लेते हैं, इससे थोड़े पता चलेगा आप डिसीजन मेकर अच्छे बनेंगे। तो इस एग्जाम को यूपीएससी ने स्किल का एग्जाम बना दिया है। स्किल होना जरूरी है, लेकिन स्किल एकमात्र चीज नहीं होनी चाहिए। दुनिया में जितने महान विश्लेषण करने वाले लोग थे, कौन से लोग थे? दार्शनिक, साहित्यकार। अगर इनको आप कह देते कि यूपीएससी की इस परीक्षा में एक सवाल लिख दो, एक नहीं लिख पाते, तो आप क्या कर रहे हैं? इस तरीके से आप 2 भाषा में अनुवाद की गड़बड़ी के कारण पढ़ने का समय खींच ले रहे हैं उससे, फिर लिखने में उस मॉडल में लिखने के लिए उससे कह रहे हैं जिसमें उसकी ट्रेनिंग हुई ही नहीं, और जिसमें खुद आप मानते हैं कि स्टूडेंट को विश्लेषणात्मक सवाल नहीं लिखने चाहिए। या तो फिर मान लीजिए कि आपका यूनिवर्सिटी सिस्टम की पढ़ाई खराब थी, अगर खराब थी तो उसको आपने क्यों नहीं बदला? अगर आप मानते हैं कि जैसा यूपीएससी में लिखा जा रहा है 7-7 मिनट में यही मॉडल होना चाहिए, तो फिर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू इसका सिलेबस आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले बदल देना चाहिए था। आप ऐसे मीडियम में स्टूडेंट्स को क्यों ट्रेन कर रहे हैं, जिस मीडियम को प्रतियोगी परीक्षा में आप मानते हैं कि विश्लेषणात्मक क्षमता का परख नहीं करती है? इसका मतलब आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में जिनको पढ़ा रहे हो सब गधा बना रहे हैं उनको। इसलिए भी इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में एनॉमली है। इसको आप जब तक करेक्ट नहीं करवाएंगे, सवाल का नंबर घटवाना पड़ेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे यूपीएससी की कंप्लीट पूरे एनालिसिस करके ऐसे 10 कम से कम आधार वाक्य बनाने पड़ेंगे, जहां आप दिखाएंगे कैसे आप गलत हैं। ना वैश्विक स्तर पर सिविल सेवा का मॉडल इसको सपोर्ट करता है जो आप कह रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी सिस्टम कहता है जो आप कह रहे हैं, और फिर आप इसको अपने मन से कैसे कह रहे हैं कि ये मॉडल ठीक है। तो आपको इस तरह से आधार वाक्य बनाने पड़ेंगे। कहना पड़ेगा या तो आपका नोटिफिकेशन गलत है और या आपका पर्चा गलत है, या तो आप नोटिफिकेशन में कह दीजिए कि हम प्रस्तुतिकरण जांचेंगे और तब फिर केवल प्रेजेंटेशन की स्किल लोग मांझें, और अगर आप कहते हैं नोटिफिकेशन में विश्लेषण क्षमता जांचेंगे, तब आप फिर विश्लेषण क्षमता जांचिए, तब प्रस्तुतिकरण अकेले मत जांचिए।
कहते हैं मौलिक लेखन के लिए आप विशेष चीज देखेंगे। क्या देखेंगे भाई मौलिक लेखन? आप 12 लाइन में मौलिक लेखन होता है क्या? इनके पैमाने से ना तो वर्ड्सवर्थ और कीट्स आ जाते हैं। अगर बड़े बड़े साहित्यकार मोपासा, एस.डी. लॉरेंस, प्रेमचंद, उनको 10 नंबर न देते ये लोग, क्योंकि प्रेमचंद तो पहले भूमिका बनाएंगे पूरे गांव की पटकथा की पूरी, और ये कह रहे हैं कि ऐसी बात तो बेबानी। इसका मतलब मानते हैं कि विश्लेषण करने के लिए आधार वाक्य जरूरी ही नहीं। हमको सिखाया गया कि कोई भी विश्लेषण हो उसके लिए पहले आधार वाक्य जुटाओ, और ये कह रहे हैं सीधे निष्कर्ष लिख दो पॉइंट्स में। वो निष्कर्ष उस विद्यार्थी को आते ही नहीं आते, उसका आधार वाक्य समझता है कि नहीं समझता, ये टेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे लोग जो इंजीनियर्स हैं, जिनको पैट्रियार्की की ठीक से समझ भी नहीं है, ऐसे इंजीनियर जिसको कास्ट सिस्टम की ठीक से समझ नहीं है, लेकिन वो भी प्रेजेंटेशन स्किल में माहिर होने के कारण मानविकी के विद्यार्थियों को पछाड़ दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको आपको समझना होगा। अच्छा, इसका नुकसान क्या हुआ देखो। अब अगर बच्चा एनालिसिस पर यूपीएससी का सवाल पूछा जाता तो पहचान लेता कि अच्छा टीचर कौन है, खराब टीचर कौन है। क्योंकि सवाल आप जब पूछते और मैं आपको मान लीजिए पैट्रियार्की पढ़ाता, और पैट्रियार्की पढ़ा के मैं आपको 4 दिन में सिखाता कि स्त्रियों के साथ शोषण होता कैसे, अब आप उससे लिखते तो आपको अंक आते। और दूसरा टीचर क्लास में आया, चुटकुला सुना रहा, मान लीजिए पैट्रियार्की की डीपर डिबेट्स में आपको ले ही नहीं जा रहा है, वो उल्टा उसने कहना शुरू कर दिया किताब उताब पढ़ो ही मत, गाइड पढ़ो, कह दिया एनसीईआरटी पढ़ो ही मत, हमारे कोचिंग का नोट्स पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ने से रोक दिया, किताब पढ़ने से रोक दिया, गाइड पढ़वा रहा है। अब चूंकि आप मेंस तक पहुंच ही नहीं रहे, लिख ही नहीं रहे, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि चुटकुलाबाज टीचर बेवकूफ है। तो क्या हुआ, इसी चीज ने यूपीएससी में ऐसे कोचिंग की मशरूमिंग की है जहां कोई भी आदमी आता है, उसकी एनालिसिस की पावर खुद अच्छी नहीं है, वो केवल फैक्ट्स की डिलीवरी करके क्लास को बांध देता है। और तथ्यों के भूखे बच्चे जिनको लगता है कि 15 लाइन में बस हमको लिखना जो है वही बता दो हमको बस, ऐसे बच्चे क्लास में बैठ के नोट्स बनाते हैं। जो रही सही कसर थी उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पूरा कर दिया। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने समझ लिया कि एनालिसिस नहीं समझते अभी, क्योंकि सवाल वो लिखेंगे नहीं। तब परिणाम स्वरूप आपको ही नहीं पता है कि आपकी डिमांड क्या है, इसलिए सप्लाई करने वाले ने आपकी डिमांड को कृत्रिम रूप से सेट कर दिया। सप्लायर हम लोग हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाने चलाने वाले लोग हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं और हम आपकी मांग के हिसाब सप्लाई करते हैं। आप 15 लाइन में आंसर लिखना चाहते हैं, उससे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, आपकी रुचि खत्म हो गई पढ़ने लिखने में, तो हम कहेंगे ठीक है 15 लाइन वाला मॉडल आंसर लो। कहा लिख के दे तो दिया सब, हिंदी साहित्य में दर्शन शास्त्र सब दे दिया। अब पढ़ने लिखने वाले लोग चले गए तो कहा कि एक ही वैकल्पिक विषय ले लो, हिंदी साहित्य वही पढ़ लो। अरे आदमी एक तरह का होता है क्या यार, कोई भी आइडिया बेच दे रहे हैं आप। अरे होना तो ये चाहिए था कि कुछ लोग फिलॉसफी पढ़ते, कुछ इतिहास पढ़ते, कुछ ज्योग्राफी पढ़ते, कुछ हिंदी साहित्य पढ़ते, डाइवर्सिटी होती, और इनसे मेधावी विद्यार्थी अपने विषय में जिसमें उनकी रुचि होती उसको पढ़ के जाते और कॉम्पीट करते। लेकिन जब ये हताश निराश है, भारतेंदु को पढ़ा है ना, भारतेंदु लिखा है ना भाई, जब आप हताश निराश होते हैं क्या करते हैं, भगवान को याद करते। हिंदी में पढ़ा होगा भारतेंदु को। ठीक वही, जब आप हताश निराश हैं, इस कंपटीशन को खुद से क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नीम हकीम खतरे जान पहुंच गए कोचिंग के पास। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको बताना शुरू कर दिया विषय कौन सा चुने, और एक आध आदमी का नंबर आपको दिखा दिया कि देखो ये है 300 के ऊपर पाया है। आप ये नहीं पूछते कि 1000 स्टूडेंट को पढ़ाने पे 301 ही आदमी क्यों पा रहा है। डाइवर्सिटी भी आपकी नष्ट कर दी गई। इन कारणों से आप सही बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा मानना है ना कि पहले आप, अभी चूंकि पीसीएस का रिजल्ट भी जो आएगा अब आगे से, उसमें भी यही सब इंजीनियर्स हावी हो जाएंगे, क्योंकि वही पैटर्न है, उतने ही सवाल आप पूछने जा रहे हैं 15 15 17 17। तो वहां भी जो इंजीनियर, अच्छा अब और मुश्किल होने जा रहा है। क्यों मुश्किल होने जा रहा मामला,
कोरोना के कारण प्राइवेट नौकरी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी ना। अमेरिका में डिमांड तो घटेगी, इकॉनमी छोटी होगी तो जो सारे इंजीनियर्स पहले कुछ इंजीनियरिंग करने चले जाते थे, अब वो बचे कुछ इंजीनियर्स क्या करेंगे? सब सिविल सेवा देंगे। और जब सारे इंजीनियर सिविल सेवा देने लगेंगे तो भारत में जो सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ये सब अपनी प्रेजेंटेशन स्किल लेके जब टूटेंगे तो यूपीएससी तो खा ही गए हैं, ये यूपी पीसीएस भी खा जाएंगे, ये मध्य प्रदेश पीसीएस भी खा जाएंगे, और राजस्थान तो पक्का खा जाएंगे, जहां 50 शब्द में सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब। राजस्थान का आयोग है, मध्य प्रदेश का आयोग है, 100 शब्द में सवाल पूछ रहे हैं। बताइए, ऐसे लोग हैं जो आयोग का पैटर्न बना रहे हैं और 50-100 शब्द में सवाल पूछ रहे हैं कि तो आप केक वॉक दे रहे हैं, उनको उनके हाथ में थमा दे रहे हैं। तो जितना पीसीएस की नौकरी ये सब धीरे धीरे ये लोग खा जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये मामला केवल अंग्रेजी माध्यम का नहीं है। अंग्रेजी माध्यम में भी वो स्टूडेंट सिलेक्ट हो पा रहे हैं, पता है कौन से? अच्छा, जो यूनिवर्सिटी में बचे हुए ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और जेएनयू से, कौन हो रहे हैं पता है? ज्यादातर लोग इससे सिलेक्ट हो रहे हैं जो ओबीसी और एससी एसटी, क्योंकि ये प्रीलिम्स में उतना बाहर नहीं हुए थे जितना जनरल कैटेगरी के लोग बाहर हो गए थे। तो ये वहां जब जाते हैं मेंस में तो अपनी कुछ क्षमता का प्रयोग करते हैं और क्या कर पाते हैं वहां। तो जो आपको दिखेगा ना कि 20% अभी भी ह्यूमैनिटीज बचा हुआ, मानविकी बचा हुआ है, वो 20% जेएनयू और डीयू वो बचा हुआ है जहां ओबीसी बच्चे बचाए हुए हैं उसको। उनमें से ज्यादातर ओबीसी, क्योंकि प्रीलिम्स वो क्वालिफाई कर गए इसलिए वो अच्छे थे ही, टीना राबी की तरह, तो वो वहां क्वालिफाई करके वो रिजल्ट बचाए हुए हैं। अगर ये रिजर्वेशन ना रहा होता तो आप यूनिवर्सिटी सिस्टम का रिजल्ट 0 पाते, 0। तो ये बात आपको पहुंचानी पड़ेगी यूपीएससी तक कि जनाब हम कोई हिंदी के नाम पे भीख नहीं मांग रहे हैं। अपना नोटिफिकेशन देखो, इसके साथ संगत पेपर बनवाओ, अपना नोटिफिकेशन देखो, इसके साथ यूनिवर्सिटी सिस्टम को मैच करवाओ, और पीटी का जो नेचर है एग्जाम का उसको बदलो, तब हम लोग सिलेक्ट होना शुरू करने की उम्मीद कर सकते हैं। तो आप में कमी नहीं है। अच्छा, मैं आगे जो दूसरा सेशन लूंगा उसमें ये बताऊंगा कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कैसे कमजोर हैं। लेकिन जब मैं वो बताऊंगा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कमजोर हैं तो भावनात्मक रूप से मत सुनिए, क्योंकि मैं आपकी बहुत आलोचना करूंगा। और आलोचना इसलिए करूंगा, जो मैंने कहा अभी आपको, कि आप में आपका आत्मविश्वास ही खत्म हो गया है। कभी 2010 के पहले के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का इंटरव्यू पढ़ना, कोई विद्यार्थी नहीं कहता था कि लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, कोई नहीं कहता था। क्या बताते थे? डीडी बासु पढ़ते हैं, सुभाष कश्यप पढ़ते हैं। हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा, यशपाल ग्रोवर, सुमित सरकार। देखना 2010 के पहले का इंटरव्यू आज ही जाके देखना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का, सब किताब पढ़ते थे। और 2018 में इस पर ट्रम्प पढ़ रहे हैं। कितनी गिरावट आई। एक वो किताब पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पीढ़ी थी, जब किताब पढ़ती थी तो टीचर के पास जब जाती थी तो उसका ज्ञान कमतर नहीं होता था। वो विपिन चंद्रा, सुमित सरकार पढ़ के आया होता था, इसलिए टीचर उसको फर्जीवाड़ा नहीं पढ़ा सकता था। तब टीचर को इतिहास में अपना लेवल ऊपर ले जाना पड़ता था, पॉलिटी में ऊपर की बात करनी पड़ती थी, क्योंकि वो सुभाष कश्यप जैसी कड़ी भाषा, जिसकी हिंदी बहुत मुश्किल थी, उसको पढ़ के आया था। मैंने भी 2 अटेम्प्ट सिविल सेवा का दिया है। हमारे टाइम में एक भी गाइड हम नहीं जानते, एक भी गाइड नहीं जानते। नोट्स अपने से बनाते थे स्टूडेंट। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो प्रिंटेड नोट्स मिलता था किसी काम का नहीं होता था। जो कोचिंग चलती भी थी, 2-4 कोचिंग होती थी बस, ज्यादा कोचिंग थी भी नहीं, उनका प्रिंटेड नोट्स किसी काम का नहीं होता था। लोग किताब पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जब तुम बदहाल हो, तुम्हारा अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया, तुमको पढ़ने लिखने समझने की रुचि खत्म हो गई, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, जो आखिरी कुछ समझ वाली किताबें थी उनको भी बंद करवा दिया, पर अपना पब्लिकेशन चलाना शुरू कर दिया। और तुमने उनकी बात मान ली। जितना तुम उनकी बात मानते जाओगे उतना तुम्हारा रिजल्ट खत्म होता चला जाएगा। तो आगे जब इसका दूसरा सत्र लूंगा तब आपको दिखाऊंगा। अभी ये इसमें बहुत बात है। एक
पेज बना था फेसबुक का, उसका नाम है, ये हम ही लोगों ने बनवाया था, क्योंकि सारी जगहों पर हम लोग गए, बच्चों को एड्रेस किया। इस पेज का नाम है, फेसबुक पर है ये, यूपीएससी मूवमेंट फॉर जस्टिस। यूपीएससी मूवमेंट फॉर जस्टिस, ये पेज ज्वाइन कीजिए। देखिए, हम लोगों से मत उम्मीद पालिए कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप में बहुत क्षमता है, आपका भरोसा अपने पे टूट गया, आप हताश हैं, निराश हैं, इसलिए आपको अभी लग रहा है कि आप काम नहीं करते। अरे हम लोग ना एक जनरेशन बाद के लोग हैं, हमारी तो बौद्धिक क्षमता आपसे काफी कम है। ये तो पढ़ाने लिखाने से कुछ एनालिसिस करना आ गया, उससे हम आपको बात समझा पा रहे हैं। आप करेंगे, मुझसे बेहतर करेंगे। और अभी उस फेसबुक के पेज से कुछ रचनात्मक सुझाव दीजिए। देखिए, उसमें कुछ हम लोगों ने वीडियोस एक दो डाले हैं, जिसमें विनयशील वाला वीडियो जरूर देखिएगा। उसने जीएस वर्ड की मेरी कक्षा को एड्रेस किया था, ले गया था कि भाई मैं कभी किसी कोचिंग में पढ़ाने में इसलिए नहीं जाता था, कभी नहीं गया। इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वो मेरे सिद्धांत से संगत नहीं थी। लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैं अपनी कोचिंग में 70-80-100 विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, मेंस लिखने वालों को। अब बड़ी भीड़, उसको समझदारी से पढ़ने की कोई संस्कृति ही नहीं रह गई। इसलिए मैंने पहली बार ये निकलना स्वीकार किया कि ठीक है, कुछ और कोचिंग में भी जाऊंगा, कम से कम ज्यादा बच्चों तक कुछ बात तो पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कोरोना आ गया। ऐसी ही एक क्लास में जीएस वर्ड में जब लेने के लिए गया, उनकी आग्रह मैंने स्वीकार किया। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके बच्चों को ठीक सिखाऊंगा। उसने विनयशील नाम के स्टूडेंट को लेके गया था, जो यूपीएससी मूवमेंट फॉर जस्टिस वाले धड़े से जुड़े हैं। उन्होंने क्लास को एड्रेस किया, उसका वीडियो पढ़ा, उसको भी देखिएगा। तो इसमें काफी मेहनत करके हम लोगों ने कुछ आधार वाक्य बनाए हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी जो यूपीएससी के नए चेयरमैन आए हैं, ये थोड़े हिंदी माध्यम के लिए सहानुभूति रखने वाले आदमी हैं, समझदार हैं। मतलब वैसे समझदार नहीं, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए समझदार। और चूंकि खुद यूनिवर्सिटी से गए हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से, रोहिलखंड वगैरह में पढ़ाया है। शालिनी ने वो मैसेज में डाल दिया, यूपीएससी मूवमेंट फॉर जस्टिस। शालिनी इलाहाबाद में इसको देख रही थी, रजनीश, योगेश और शालिनी इलाहाबाद में इसको देख रहे थे। दिल्ली में विनयशील ने इसका काम किया, पहले प्रदीप वगैरह से जुड़े हुए थे। तो मैंने फिर सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की थी कि भाई सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो इस मूवमेंट को हम लोग, मांग ऐसी रखी जाए जिनको हम समझा सकें लोगों को कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम एक बेसिकली लॉजिकल बात कर रहे हैं। तो ये एक सेशन है जिसको मैंने आज लिया है। अगर मैं कल भी सेशन लूंगा तो आपको यह बताऊंगा कि अगर मान लीजिए दो तरीका है। एक, आप यूपीएससी के मॉडल बदलवाने की लड़ाई लड़े, और मॉडल बदल जाए तो आपको फायदा होगा। और दूसरा, जब तक मॉडल नहीं बदलता तब तक क्या करें। जब तक मॉडल नहीं बदलता तब तक मेरा मानना है कि आपको वो समझ पैदा करनी पड़ेगी कि एग्जाम क्रैक कैसे होगा, इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा कि एग्जाम क्रैक कैसे होगा। इस पर कल 7 बजे फिर मिलेंगे, और मैं 7 बजे आपको बताऊंगा कि मेरी समझ जो बनी है। क्योंकि देखिए, मैं दोनों भाषाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। इस बार भी जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां से 21 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उसमें 8 या 9 हैं हिंदी मीडियम से, बाकी 13 इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो मुझे ना दोनों की साइकी की समझ है, दोनों की प्रिपरेशन के मॉडल की अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए मैं उस अंडरस्टैंडिंग से, मैंने आईआईटी वाले बच्चे को भी तैयारी करते देखा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे को भी तैयारी करते देखा है। अपनी उस समझ से मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करूंगा कल 7 बजे। उसमें दिखाऊंगा कि दो चीजें हैं। एक, यूपीएससी का वर्तमान मॉडल सही नहीं है, और दूसरा, वर्तमान मॉडल के सही ना होने के बावजूद अगर हमको सफलता के लिए प्रयास करना है तो वो तरीका क्या होना चाहिए, वो तरीका क्या होना चाहिए, इस पर कल चर्चा करेंगे। आप लोगों ने इस सत्र को सुना, अचानक ये परसों मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम को लेकर लिख रहे थे रिजल्ट आने के बाद से।
रिजल्ट खराब हुआ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो कंफ्यूज्ड हैं। और चूंकि मैंने संयोग से इस पर 6-8 महीने पहले, 9 महीने पहले अभी काम किया था ताजा ताजा, तो मेरी थोड़ी समझ उसमें बनी थी कि कैसे ये एंटी ह्यूमैनिटीज है, कैसे ये एंटी हिंदी मीडियम नहीं, एंटी रीजनल लैंग्वेज है, कैसे एंटी रूरल इंडिया है, कैसे एंटी सोशल जस्टिस है ये। अगर आप एक पीएच वाले बच्चे को रिजर्वेशन देते हैं तो आप पूरे ग्रामीण भारत को कैसे बाहर कर रहे हैं, आप पूरे मानविकी की पढ़ाई करने वाले आदमी को कैसे बाहर कर रहे हैं। अरे मानविकी की पढ़ाई करने वाला आदमी तो मानव के साथ काम करने के लिए तैयार ही किया गया है, और वही बाहर हो रहा है, और जिसको मशीन के साथ काम करने के लिए तैयार किया था वो अंदर आ रहा है। इंजीनियर जिसको मशीन के साथ काम करना है वो अंदर आ रहा है। अच्छा, एक और बात जो मुझे याद आई, आखिरी बात कहते हुए खत्म करूंगा। देखो, अगर इंजीनियर जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, 70 से 80% इंजीनियर्स, डॉक्टर और आईआईएम के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, कभी देखोगे तो पाओगे कि जब ये प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद ये विषय लेते हैं फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी। इसमें से बहुत कम लोग मैथ्स और फिजिक्स लेते। ठीक है, अब जरा सोचो कि मानविकी का विषय किसने ज्यादा पढ़ा है। उस बच्चे ने जो एमए करके आया है फिलॉसफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी साहित्य में, वो ज्यादा पढ़ा है। और अंक किसको ज्यादा आ रहे हैं? उस बच्चे को जो एमए करके आया है उसको, या जो 3 महीने केवल कोचिंग करके पॉलिटिकल साइंस तैयार कर रहा है उसको। इंजीनियरिंग का वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के हिस्ट्री और फिलॉसफी ले रहा है, वो इलाहाबाद और बीएचयू से एमए और पीएचडी करने वाले बच्चे से हिस्ट्री और फिलॉसफी में ज्यादा नंबर लेके आ रहा है। फिर क्या शो करता है ये? फिर ये शो करता है कि इस एग्जाम में मानविकी के विषय को भी मानविकी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों से ज्यादा बेहतर गैर मानविकी के विद्यार्थी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी आपने 18-19 सवाल पूछने शुरू कर दिए, और ऑप्शनल पेपर में हिस्ट्री में अगर आप 18 सवाल पूछेंगे, आपने देखा होगा पहला सवाल और 5वां सवाल, 10 सवाल इसमें होते हैं, 5-5 सवाल होते हैं, 10-10 नंबर, 10 सवाल हो गए। अब बाकी 3 सवाल जो करने होते हैं उसमें 3-3 सवाल होते हैं, 3-3 9, 19 सवाल करने होते हैं ऑप्शनल में आप। अब हिस्ट्री में जो पीएचडी किया हुआ बच्चा है वो 3 घंटे में 19 सवाल नहीं लिख सकता, और जो कोचिंग किया हुआ बच्चा है अंग्रेजी मीडियम का, कहां वाला, इंजीनियरिंग वाला, वो 3 घंटे में 19 सवाल लिख देता है। इसका मतलब है कि मानविकी के विषयों को लेके वो सफल हो रहा है जिसकी मानविकी की ट्रेनिंग नहीं। अब मानविकी का विषय जिसने पढ़ के अपनी जान लगा दी 6 साल 8 साल, वो मानविकी से असफल हो रहा है। तो मानविकी को यूज कर रहा है वो, जबकि उसकी मानविकी की कोई समझ नहीं है, और जिसकी मानविकी की समझ है आप उसको क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शनल पेपर के सवालों में बदलाव होना चाहिए, केवल जीएस में नहीं, ऑप्शनल पेपर में 7-8 सवाल ज्यादा पूछे नहीं जाने चाहिए। सवाल मुश्किल बनाइए। अगर आप फिलॉसफी में पूछते हैं तो प्लेटो और देकार्त को जोड़ के सवाल पूछिए। हिस्ट्री में पूछते हैं आप दो मुगल और अकबर और अशोक की और किसी गुप्त शासक की आपस में तुलना करवा दीजिए, लेकिन लिखवाइए ज्यादा उस पर, जैसे सतही कोचिंग की जो तैयारी करने वाला आदमी उसकी कलई खुल जाए। ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि यहां भी घुस तो लोग रहे हैं इंजीनियरिंग करने वाले लोग पीटी में अपने साइंस और बाकी चीजों की स्पीड की वजह से, और वहां घुसने के बाद वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को लेके क्या कर रहे हैं, आपको पछाड़ रहे हैं। इस बात पर मैं आज की चर्चा खत्म करता हूं। कल 7 बजे जब मिलेंगे तब आगे की राह पर कुछ चर्चा करेंगे कि कैसे आगे की तैयारी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।